सो वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 5 है, समकालीन दक्षिण एशिया का पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बेसिकली समकालीन दक्षिण एशिया का जो एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जान लिया था। ठीक है, होप्स हो कि आपने वो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख रखा होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप शुरुआत से देखते चलोगे तो आपको जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छे से समझ आती रहेगी। ये लेसन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काफी ज्यादा फिल्टर है। कहने का मतलब कि इसके अंदर जैसे हमने सत्ता के नए केंद्र के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के बारे में जाना था, चाहे वो आसियान हो या यूरोपीय संघ, उसके साथ ब्रिक्स देश क्यों ना हो, या फिर दक्षिण कोरिया या फिर जापान, और लास्ट में हमने भारत, रूस और इजराइल के बारे में अलग अलग टॉपिकों के बारे में उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो सेम आप कह सकते हो कि इस वाले लेसन के अंदर भी आपको कुछ कंट्रीज के बारे में जानना है जो कि स्पेशली दक्षिण एशिया से रिलेटेड है। आज की इस क्लास में जो हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैप देख के तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो भी चुका होगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों के दोनों आप कह सकते हो कि भारत से ही निकले हैं। भारत से ही निकले। 1947 में जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम यह निकला कि पूर्वी पाकिस्तान, जो दो पाकिस्तान थे, एक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, और उसकी जगह जो जगह ली पूर्वी पाकिस्तान की जगह, वो ली थी बांग्लादेश ने। और आज के समय बांग्लादेश आप कह सकते हो कि एक देश है, एशिया के अंदर ही आता है। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। इन देशों के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है वो कुछ किस प्रकार की रही है, ठीक है, तो यही हमें जानना है अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और साथ ही बच्चों आने वाला टाइम आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो अगर आपकी लर्निंग अभी से अच्छी होगी तो आगे आप सफल नहीं हो सकोगे, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपनी स्टडी करते रहनी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपने मेन टॉपिक के साथ। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में, देन उसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए, जब बात आएगी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो उसके भी हिस्ट्री शुरू होती है, मेनली उसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1947 से लेकर अभी तक 2022 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 75 ईयर के समथिंग ही हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 75 ईयर हो जाने के बाद अभी तक पाकिस्तान का ये चीज क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है या फिर पाकिस्तान एक सैन्य प्रभुत्वशाली देश है, यानी कि वहां पर सेना का राज चलता है या फिर लोकतंत्र का राज चलता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये ऐसा मानते हैं या सोचते हैं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर बेशक लोकतंत्र कायम क्यों ना हो, लेकिन जो पावर है, मेजरली जो पावर है वो सैनिकों के हाथ में है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एक सिस्टमैटिक तरीके सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर सेना और लोकतंत्र दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। काफी छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स आपके लिए रखे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक समझ आ सके, क्योंकि हमें काफी फिल्टर करके मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो उसके बाद ये डेट आप याद रख सकते हो, ठीक है, 23 मार्च 1956 को। तो आप कह सकते हो कि शासन जो था वो जनरल अयूब खान के हाथ में था। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 1956 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन 1958 तक ही रह पाता है, नहीं चल पाता। उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बनता है, वो भी कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो भी नहीं चल पाता। तो आप कह रहे हो कि शुरुआती दौर के अंदर, क्योंकि 1951 जैसे भारत पाकिस्तान की बात आती है तो 1951-52 में इंडिया के अंदर तो इलेक्शन शुरू हो गए थे, जो आम सभा के चुनाव थे, और एकल पार्टी कांग्रेस मेजॉरिटी में थी तो जीत के आई, और प्रधानमंत्री जो हमारे नेहरू जी थे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहां पर जो सत्ता थी वो कुछ अलग तरीके से चल रही थी, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि जनरल अयूब खान के हाथ में सत्ता आई, ठीक है। अयूब खान के हाथ में सत्ता तो आ गई, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। क्यों?
क्योंकि जनता के प्रति वह खरे नहीं उतर पाए और उन्हें अपनी आखिरी में सत्ता को गवा देना पड़ा। तो ये जनरल अयूब खान है, इनके बारे में आप देख सकते हो। उसके बाद जो शासन आया, आप कह सकते हो कि वो सैन्य शासन फिर से यहाँ पे कायम हुआ, ठीक है। और शासन की जो बागडोर थी, अब आप देख सकते हो इनका नाम है याहिया खान, इनके हाथों में आई। और ये वही याहिया खान है जिन्होंने 1971 का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का वॉर, जिसके अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस हुई, तो वो भारत पाकिस्तान का युद्ध बना। तो जो मेन रोल जो था वो याहिया खान के द्वारा निभाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो सैन्य शासन वहां पे कायम हुआ। याहिया खान ने ही आप कह सकते हो कि बांग्लादेश का जो संकट था पूर्वी पाकिस्तान का, उसका सामना किया। और 1971 में परिणाम ये निकला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसकी जो बैकग्राउंड है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ, आई नो कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी तो एटलीस्ट होगी कि भैया शरणार्थियों की समस्या को लेके आप कह सकते हो कि एक मुख्य रीजन ये कहा गया था कि जब शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के, यानी एक तरीके से वो बंगाली लोग, ठीक है, जब भारत के अंदर शरण लेने लग गए थे, तो ये समस्या जो थी अब हस्तक्षेप की नहीं थी। कि अक्सर पाकिस्तान ये विरोध कर रहा था कि भारत क्या है कि पाकिस्तान के इंटरनली जो मामला है उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि सही चीज नहीं है। लेकिन जब शरणार्थियों की समस्या भारत में तेजी से बढ़ने लगी, जो बंगाली लोग थे इंडिया के अंदर शरण लेते चले गए, तब जाके ये समस्या अब क्या था, दोनों देशों के साथ जुड़ गई थी। और इस कारण आप कह सकते हो कि आखिरी में जो स्थिति बनी वो युद्ध की बनी थी, ठीक है। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। और आप अच्छे से ये बात जानते हो कि अगर आज बांग्लादेश है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारी भारतीय सेना को जाता है, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान का उदय एक नए देश के तौर पर हुआ था, जो कि आप जानते हो कि वो बांग्लादेश था, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो यहां तक थी। अब इसके बाद आप कह सकते हो कि मिक्सचर रहा, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अब यहां पर एक लोकतांत्रिक यानी कि एक डेमोक्रेसी के बिहाफ पर यहां पर एक शासन चलता है। एक जनता अपने निर्वाचित, आप जानते हो कि चुने हुए प्रतिनिधि को चुनती है, और जिनका नाम जो होता है वो जुल्फिकार अली भुट्टो होता है। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो अलग अलग नाम है। जुल्फिकार भुट्टो की जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो इन्हीं की बेटी थी, तो होप सो कि आपको पता होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में शासन की डोर आई, ठीक है। वो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरह, लेकिन आप जानते हो कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने सरकार का नेतृत्व भी किया, लेकिन 1977 में एक बार फिर से सैनिक तख्ता पलट हुआ और शासन जो था, अब आप देख सकते हो जनरल जिया उल हक के हाथों में आ गया। तो अब आप कह सकते हो कि लोकतांत्रिक सरकार फिर से बैकएंड में चलेगी और फ्रंट लाइन पे आप कह सकते हो कि सैन्य शासन फिर से कायम हो गया। लेकिन 1982 में जनता का सैनिक शासन के प्रति विरोध देखने को मिला, यानी कि पाकिस्तानी जनता जो थी सैनिक शासन को सहन नहीं कर पा रही थी और उसके खिलाफ उन्होंने फिर से विरोध किया। और उसी दौरान आप कह सकते हो कि उन्हें तो ढील भी देनी पड़ी। और 1988 में आफ्टर 5 to 6 ईयर एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। और जब शासन की बागडोर थी, अब वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनकी जो बेटी थी उनके हाथ में, बेनजीर भुट्टो के हाथ में शासन की डोर आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि राजनीतिक लोकतांत्रिक जो दौर था, दो पार्टियों के बीच में मुख्यतः तौर पर हमें देखने को मिला, एक अवामी लीग और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ट्रिपल पी के नाम से जिसे जाना जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। इसी के आसपास कायम रही। तो ये यहां तक सारी चीजें थी। 1999 में आप जानते हो कि कारगिल वॉर भी हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। यहां पर एक बार क्या था, फिर से सैनिक तख्ता पलट देखने को मिला, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार तो थी, एग्जिस्ट करती थी, और उनका जो नाम था मैं आपको बता देता हूं, वो नवाज शरीफ उनका नाम था, जो प्रधानमंत्री थे उस समय। और आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा जो वो लोकतंत्र है ना, जो भी सरकार वहां पे कायम हुई है, वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई है। आप ये मान के सकते हो कि एक फेमस जो लीडर या प्रधानमंत्री अगर कहा जाए कि जो ज्यादा टाइम तक रहे और ज्यादा टाइम तक बने भी, तो वो नवाज शरीफ का नाम ही आता है। वो 5 बार तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। तो आप देख सकते हो कि 75 सालों के शासन के अंदर पाकिस्तान के अभी को मिला के नवाज शरीफ का कितना ज्यादा रोल रहा है, ठीक है।
तो 99 में लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार फिर से पाकिस्तान में आई, लेकिन उसी दौरान आप जानते हो कि सेना ने फिर से दखल अंदाजी करी। तो ये नवाज शरीफ इनकी फोटो है, ठीक है। और इनकी जो फोटो है वो परवेज मुशर्रफ, आप जानते हो अच्छा खासा नाम है और बहुत पॉपुलर नाम है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाता है। तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पद से हट जाना, यानी कि उन्हें दोबारा से आप कह सकते हो कि परवेज मुशर्रफ दोबारा, जो कि उस समय जनरल थे, वह सेना को लीड कर रहे थे कारगिल वॉर के दौरान। और अक्सर आपने टर्म 1 के अंदर यह भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री को तो गुप्त रखा था, यानी कि अंधेरे में रखा था कि सेना के विद्रोह हो रहा है एक दूसरे देश में, भारत पाकिस्तान में, और इस बात की जानकारी नवाज शरीफ को थी भी नहीं, क्योंकि पूरी जो बागडोर थी वो परवेज मुशर्रफ द्वारा संभाली जा रही थी, ठीक है। तो शासन की जो बागडोर थी आप कह सकते हो कि नवाज शरीफ के हटने के बाद खुद परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई। और 2001 में फिर से वहां पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड्स बदला, वो सैनिक शासन वहां पे फिर से कायम हुआ। और राष्ट्रपति के तौर पे जो शपथ ली वो परवेज मुशर्रफ ने खुद तौर पे ली, लेकिन अपनी जनता को दिखाने के लिए जो सैनिक शासन थे वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने के लिए लोगों को अपना एग्जाम्पल सेट करते थे कि हाँ देखो सैन्य शासन तो है लेकिन काम लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, आप कह सकते हो कि। तो ये एक मेन रीजन है। उसी तरह बच्चों ये धीरे धीरे टर्म आगे बढ़ता रहा। तो 2008 में आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, इनका नाम है आसिफ अली, ठीक है। तो जरदारी कहा जाता है, जरदारी आसिफ अली। तो 2008 में लोकतांत्रिक सरकार की फिर से पाकिस्तान में क्या हुई, वापसी हुई। और आप कह सकते हो कि शासन की जो बागडोर थी अब वो आसिफ अली खान के हाथों में आ गई थी। और आप कह सकते हो ये भी कि उस समय से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार अभी चल रही है। प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री है वो खुद निर्वाचित प्रधानमंत्री है, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी थे पाकिस्तान के। तो आप कह सकते हो इमरान खान उनका नाम है। तो अब तक पाकिस्तान के अंदर क्या कौन सी चल रही है सरकार, लोकतांत्रिक। तो ये पीछे की जितनी भी हमने हिस्ट्री पढ़ी अलग अलग सालों के अंदर, तो आपको क्या इसके अंदर रियलाइज हुआ, आपको क्या समझ आया। तो आप यहां पर एक आपने चीज पढ़ी कि सेना और लोकतंत्र के बारे में, कि सर हमें ये चीजें देखने को मिली कि जो ये ट्रेंड्स ऐसे चलता रहा ना, तो कभी इसके अंदर सेना ने बाजी मारी तो कभी इसने लोकतंत्र ने बाजी मारी। तो इसी कारण अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर फिक्स्ड चीज नहीं हो पाई जैसा कि भारत के अंदर हुई। देखिए भारत को भी आजादी के 75 साल हुए, पाकिस्तान को भी, लेकिन भारत के अंदर जब से संविधान का निर्माण हुआ तो भैया आज तक संविधान ही यहां पर कायम है और कभी भी सैन्य शासन नहीं आ पाया। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिक्स्ड चीजें नहीं रह पाई, बल्कि उनका तो संविधान में बदल दिया गया। पहला संविधान लाया फिर उससे कायम नहीं हो पाया, फिर दूसरा फिर वो भी कायम नहीं हो पाया, फिर 70 के बाद। तो आप देख सकते हो कि वहां पे ट्रेंड्स हमेशा परिवर्तन के दौर पे रहे और भारत के अंदर एक ही तौर पर हमें देखने को मिला। तो अक्सर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों का शासन कुछ इस तरीके से कायम रहा। आगे आप जानोगे बच्चों मुख्यतः तौर पे कि क्या ऐसे कारण है, ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र के मार्ग में ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयां शामिल आई है कि क्यों एक जगह भारत लोकतंत्र को कायम करने में सक्सेसफुल रहा लेकिन पाकिस्तान लोकतंत्र को कायम करने में सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। इसके रीजन आपको बताने पड़ेंगे। एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं यहां लिख दूं डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम टाइप का तो इसमें कोई दुराई भी नहीं होगी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर रीजन की बात की जाएगी तो देखिए मुख्यतः तौर पे सबसे पहला कारण जो है, जो बड़े लेवल पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सेना का जो शासन है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट है, प्रभुत्वशाली है। ऊपर से वहां के जो इस्लामिक स्कॉलर है जिन्हें धर्म गुरु कहा जाता है, भूस्वामी जो लैंड लॉर्डर हो गए, अभिजन, इनका सोशली प्रेशर काफी ज्यादा है, यानी कि सामाजिक दबदबा काफी अच्छा खासा है। तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र को स्थापित करने में जो बाधा बन रही है वो ये सारी चीजें बन रही है, चाहे वहां की सैन्य क्षमता क्यों ना हो, या फिर इस्लामिक वहां के स्कॉलर क्यों ना हो, या भूस्वामी जिनके पास अच्छी खासी जमीन है वह सामाजिक दबदबा बनाए हुए हैं और लोकतंत्र मुख्यतः तौर पे वहां पे कायम नहीं हो पा रहा है। दूसरा रीजन आप कह सकते हो कि भारत के साथ भी तनावपूर्ण संबंध रहे। देखिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना खुद ज्यादा ट्रस्ट जो करती है वो अपनी सेना के ऊपर करती है, अपने सेना के ऊपर इस वजह से करती है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा वहां के पाकिस्तानी लोग मानते हैं। तो भारत के साथ, क्योंकि भारत पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे टच है,
आप देखते हो कि यहाँ पे तनावपूर्ण संबंध देखने को मिलते हैं, और जब लीड रोल प्ले करना होता है तो पाकिस्तान की तरफ से वहां की राजनीतिक पार्टी बैक एंड पे बेशक क्यों ना हो, लेकिन फ्रंट लाइन पे वहां की सेना कायम करती है। तो आप कह सकते हो कि एक रीजन ये भी हो सकता है तनावपूर्ण संघर्ष को लेकर कि वहां पर लोकतंत्र ठीक तरीके से कायम नहीं हो पा रहा, और उससे बड़ा एक रीजन है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को समर्थन प्राप्त नहीं है कि वह एक लोकतांत्रिक देश बने। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि जो पश्चिमी देश है, मुख्यतः तौर पे मैं अमेरिका जैसे देशों की बात कर रहा हूं, कि उनको समर्थन मिला हुआ है। जो पाकिस्तान की सेना है उनको अच्छा खासा जो समर्थन मिला वो अमेरिका के द्वारा मिला हुआ है। इस बात में तो हर कोई जानता ही होगा, क्योंकि जो सप्लाई है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक तरीके से जो डोनेट है, यानी कि अमेरिका खुद पाकिस्तान को हथियारों के लिए अच्छा खासा डोनेट करता है, पैसा देता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश बन जाए। इसका मुख्य रीजन ये भी है कि इस्लामिक आतंकवाद का डर। जो पश्चिमी देश हैं ऑलरेडी जो डेवलप्ड हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? वैसे तो समस्या हर किसी को, लेकिन मुख्यतः तौर पे जो विकसित देशों के पर नजर किन की रहती है, खासकर जो टेररिज्म है उसकी। तो अमेरिका जैसे जो पश्चिमी जो देश है, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वह दूसरे आतंकवादियों को जो अलग अलग अपने ठिकाने पर बैठे हैं उनके साथ हेल्प ना करने लग जाए और वो पश्चिमी देशों के लिए खतरा ना बन जाए। तो इस कारण आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के मार्ग में कुछ कठिनाइयां इस प्रकार से भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजों की 4 पॉइंट्स के आधार पर मुख्यतः तौर पर। लेकिन आप एक चीज देखोगे वहां की जनता को लेकर, कैसे देखे, उपयुक्त कारणों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान में बेशक क्यों ना लोकतंत्र की जो जड़ें वो मजबूत नहीं हो पाई हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाहे वो जनरल अयूब खान क्यों ना हो, जिया उल हक क्यों ना हो, जनरल परवेज मुशर्रफ क्यों ना हो, इन सब ने क्या किया कि सैनिक शासन वहां पे कायम कर किया अपने इतिहास के अंदर। ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा जो है वो जनता में देखने को मिला है, और समय समय पर जनता ने वहां पे विरोध भी किया है सैन्य शासन का। ठीक है, तो इस कारण आप कह सकते हो कि वहां पे क्यों ना जड़े उसकी मजबूत ना हो सकी हो, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं रही। और ऊपर से वहां पर एक अच्छी चीज ये देखने को मिल जाती है कि वहां पर जो प्रेस है और साथ ही वो इंडिपेंडेंट है, और ऊपर से ह्यूमन राइट्स को लेकर वहां पर भी आंदोलन किए जाते हैं, लोगों के अधिकारों को लेकर बात की जाती है। तो इस कारण आप कह सकते हो कि मिला जुला स्ट्रक्चर संरचना हमें पाकिस्तान के मार्ग में देखने को मिलती आई है, चाहे वो सेना की बात करें या फिर वहां पे लोकतंत्र तरीके से बात की जाए। तो ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान के एक सैन्य शासन के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और उस लोकतंत्र के अंदर कठिनाइयों के दौर में देखने को मिली। होप सो कि आपको एक छोटा सा टॉपिक काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, उसी तरह बच्चों हम बात करते हैं मुख्यतः तौर पे बांग्लादेश की। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश में क्या है, 1947 से लेकर 71 तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का भाग रहा। ये वाली लाइन जो है वो उसे काट देना, यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है। ठीक है, तो भैया 1947 से लेकर 1971 तक, क्योंकि ये वाला जो पाकिस्तान जो था, ये वेस्ट वाला और ये ईस्ट वाला, ये मेन था। आप कह सकते हो ये पाकिस्तान मेन था, और ये वाला थोड़ा सेकंड पायदान पे था, ये पूर्वी ये पश्चिमी। तो मेन जो शासन चलता था वो पश्चिमी पाकिस्तान से ही चलता था। तो आप कह सकते हो कि 47 से लेकर 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग रहा। अंग्रेजी शासन के समय आप ये भी जानते हो कि बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल जब विभाजन हुआ तो उसे असम से डिवाइडेड किया गया, और आज के समय जैसे हम अपने भारत के अंदर जो हमारा एक राज्य है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वो वेस्ट बंगाल है, वो क्या है, वो वेस्ट बंगाल है। अगर वो वेस्ट बंगाल का नाम ऐसे रखा गया तो ईस्ट बंगाल क्या है, तो ईस्ट बंगाल बच्चों यही है, क्या है, बांग्लादेश है। जी हाँ बच्चों, आज का बांग्लादेश है, यानी कि पूर्वी जो बंगाल था वो आज के समय आप बांग्लादेश कह सकते हो। तो भैया अंग्रेजी शासन के समय बंगाल और असम के विवादित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान जो था वो क्षेत्र कायम हुआ, और पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा रहा। क्यों दबदबा रहा? क्योंकि यहां पर बात थी संस्कृति को लेकर, यहां पर बात थी
भाषा को लेकर जब आप पश्चिमी पाकिस्तान की बात करोगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की पश्चिमी पाकिस्तान की संस्कृति है, जो भाषा है, उसके अंदर आपको अंतर देखने को मिला पैसों के मामले में भी और एज कंपेयर टू पूर्वी पाकिस्तान। और यहाँ की भाषा वो उर्दू थी और आज भी है। लेकिन जब बात आती है बच्चों ईस्ट वाले पाकिस्तान की, तो यहाँ की जो संस्कृति थी वो पाकिस्तान की संस्कृति से काफी अलग थी। यहाँ पे मोमडन्स तो थे, लेकिन मुख्यतः तौर पे वो बंगाली मोमडन्स थे और ऊपर से उनकी भाषा भी बंगाली थी। तो उनका हमेशा से ये विरोध रहा कि जो पश्चिमी पाकिस्तानी सेना है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वो हमारे ऊपर अपनी संस्कृति ज्यादा थोप रहा है, जबकि हम बंगाली है, हमारी भाषा बंगाली है, हमारे पर उर्दू भाषा थोपने की ज्यादा बात की जा रही है, यानी उर्दू भाषा कायम की जाए पूर्वी पाकिस्तान में। भैया कल्चर को कोई कैसे भुला सकता है, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान का आजादी के बाद से ही बंगाली भाषा संस्कृति को लेकर आंदोलन, छोटे मोटे विरोध चलते रहे थे। और पूर्वी पाकिस्तान का जो प्रशासन था, उन्होंने ये भी मांग करी थी कि एक न्यायोचित तरीके से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर भी, और राजनीतिक सत्ता के अंदर पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से हिस्सेदारी की भी मांग की गई थी। तो ये विरोध के तौर पर आप देख सकते हो। और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ शुरुआत से ही 1947 से ही वैसे कह सकते हो कि जन संघर्ष चलता ही रहा, ठीक है। और आप कह सकते हो कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन उससे पहले जो घटना घटी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, वो थी कि चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव का जब रिजल्ट आया ना, तो आप इन शख्स को देख सकते हो, वो शेख मुजीबुर रहमान है। इन्हीं की पार्टी अवामी लीग जो थी वो चुनाव में जीती, और ऐसा जीती सिर्फ 2 सीटें हारी और बाकी ऑलमोस्ट सभी सीटें जीत गई थी। आप चेक कर लेना गूगल पे। तो इतनी मेजॉरिटी में जब जीती तो वहां की जनता को क्या हुआ कि अब एक उम्मीद जागी कि अब हमारा नेतृत्व करने वाला कोई आ चुका है। तो नेतृत्व तो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा किया गया था, और पूर्वी क्षेत्र के लिए मुख्यतः तौर पे स्वायत्तता यानी कि आजादी की मांग की गई थी, ठीक है, स्वतंत्रता की मांग की गई थी। आगे क्या होता है देखिए, 1970 का आम सभा का चुनाव, शेख मुजीबुर रहमान, मैंने आपको बताया था कि उनकी अवामी लीग को भारी बहुमत मिलता है और वो जीत जाते हैं। लेकिन पश्चिमी सरकार क्या करती है, वहां पे नेताओं का दबदबा था, तो सरकार द्वारा एक सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया कि आपकी जीत इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि वहां से जो जीते थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो, वो जीते पश्चिमी पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान को एक तरफा वोट मिले थे, तो वो जीते। तो दोनों साइड के जो नेतृत्व, उन्होंने, पाकिस्तान ने ये बात करी कि हम 2 प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, एक ही पाकिस्तान को वो किया जाएगा, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि एक सभा को आउट करते हुए, मतलब आउट कर दिया, कि इनकार कर दिया, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। और ऊपर से शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और आरोप ये लगे कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो परिसंघ को बनाने को लेकर मांग कर रहे हैं, यानी कि अपना विरोध जो था वो कुछ इस तरीके से जाहिर कर रहे थे कि भैया आप विश्व की नजर में जब परिसंघ की बात आती है, मैंने अक्सर बता रखा है, पहले टर्म 1 में भी बताया था, परिसंघ का मतलब होता है बच्चों कि हम विश्व की नजर में तो एक है, कि पाकिस्तान एक देश है, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो इंटरनली मामले में एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि ये वेस्ट ये ईस्ट है तो दोनों एक ही इंटरनेशनली, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में ये एक दूसरे से अलग रहेगा। तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को आप अपने पास रखो, पश्चिमी वाले, पूर्वी पाकिस्तान में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और कोई हमारे पर प्रेशराइज नहीं किया जाए, हम स्वतंत्र तरीके से रहना चाहते हैं, विश्व की नजर में बेशक एक क्यों ना हो। तो ये चीजें नहीं हो पाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उनके बाद जो शासन फिर से आया वो जनरल याहिया खान के सैनिक शासन जो था, पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली जनता के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की गई। अब जो ये कुचलने की कोशिश की, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें बहुत सारे जो बंगाली पीपल थे पूर्वी पाकिस्तान के, जब विरोध जाहिर हो रहा था तो उन्हें दबाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो वो जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का एक नाम रखा गया था जिसका नाम था सर्च लाइट। अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो आप गूगल पे चेक करोगे इसकी हिस्ट्री, सर्च लाइट ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा, थोड़ा अच्छा विवाद को लेकर था। तो भैया इसमें हजारों पाकिस्तानी लोगों को सेना के द्वारा हत्या मारपीट की गई थी। पूर्वी पाकिस्तान से डर के मारे लोग अपनी जान बचाने के कारण
बड़ी संख्या में भारत की ओर उन्होंने पलायन भी किया था, यानी कि माइग्रेट हुए थे बचने के लिए। और भारत के सामने उत्पन्न जब ये समस्या कायम हुई तो वो शरणार्थियों की समस्या कायम हुई कि अवैध तरीके से जब एक देश की जनता दूसरे देश के अंदर घुस जाती है तो उस प्रक्रिया को हम अवैध प्रवासी के तौर पे गिनते हैं, यानी कि रेफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थी लोग। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, तो बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर शरणार्थी क्या हुए थे, पलायन किए थे पूर्वी पाकिस्तान के। तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, देखिए ये है बांग्लादेश, ये है एक तरीके का बांग्लादेश, रियल में ये भारत है पूरा। आप ये जगह देख रहे हो, ये खाली वाली, ये जो जगह देख रहे हो, और ये नक्शा देखिए अब आप, तो भैया ये जो ये यहां पर ही है, समझ रहे हो। मतलब भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसे सेवन सिस्टर के एक नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये साइड होगी वेस्ट, तो ये कौन सी होगी, ईस्ट। तो ईस्ट यानी कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के समय बांग्लादेश जाना जाता है। तो देखिए कितना आसान है इनके लिए यहां पर आना। ठीक है, तो शरणार्थी जो थे आराम से मतलब जंगल पार करके गांव के सारे अपने पश्चिम बंगाल पहुंचते जा रहे थे, जो आज के नाम में जाना जाता है। तो भारत की जो समस्या थी इस बात को बढ़ती चली आ रही थी, क्योंकि आप ये जानते हो कि बच्चों कि 1960 का जो दशक था वैसे भी वो कौन सा था, फूड क्राइसिस काफी ज्यादा था, इन्फ्लेशन को ज्यादा ही हो गई थी हाई, कि भैया खाद्यान्न संकट तेजी से उत्पन्न हो गया था। क्योंकि भैया एक तो 62 का वॉर आप कह सकते हो, 64 का 65 का वॉर, ऊपर से बड़े बड़े जो दो प्रधानमंत्री, 64 में नेहरू जी और 66 में लाल बहादुर शास्त्री और 67 में चुनाव। तो आप कह सकते हो कि खाद्यान्न संकट भारत के अंदर भी था उस समय, और ऊपर से शरणार्थियों की समस्या, उनको भी खिलाना पिलाना क्योंकि उनकी भी देखभाल करना, तो ये बड़ा चैलेंजिंग बन गया था। तब जाके मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि ये जो मसला था पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का, वो डायरेक्टली भारत के साथ जुड़ गया, और जो अंत निकला वो वॉर निकला, और वॉर का जो रिजल्ट निकला वो बांग्लादेश की आजादी निकली। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया गया था शरणार्थियों को, उनकी समस्या को निदान करने के लिए, मतलब निपटारा करने के लिए खुद उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। और ऊपर से जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी उन्हें वित्त फाइनेंशियल भी चीजें प्रोवाइड कराई थी, और साथ ही सैन्य सहायता भी, क्योंकि भैया पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए खुद इंडियन जो सोल्जर थे उन्होंने ट्रेनिंग दी थी वहां की पूर्वी जनता को, कि आप इस तरीके से लड़ो, क्योंकि सारी गतिविधियों पूर्वी जनता को अच्छे से मालूम थी कि जो पाकिस्तानी जो सेना है पश्चिमी पाकिस्तान की, वो यहाँ पर अपने ठिकाने करती है। तो ये सारी जानकारी वहां की जनता द्वारा सोल्जरों को, इंडियन सोल्जरों को प्रोवाइड करवाई गई थी, और तभी एक तरफा आराम से इंडिया ने युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, तो ट्रेनिंग दी गई थी, याद रखना इस चीज की। ठीक है, वित्त और सैन्य सहायता प्रदान की गई थी। बांग्लादेश की आजादी का समर्थन तो ऑब्वियसली किया गया था। तो परिणाम यह निकल सकता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो जो सेना थी, जब इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि युद्ध शुरू हो चुका है, तो जब सेना कहां पे इंटरफेयर करी थी इंडियन, तो वो पूर्वी पाकिस्तान में करी थी। ठीक है, उन्हें सारी चीजें पहले से पता थी। तो युद्ध की इस तरीके से एक तरफा युद्ध विराम लगा, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि जो चाइनीज लोग थे, जब 1962 में वॉर हुआ था तो उन्होंने भी एक तरफा विराम लगाया था, यानी कि इंडिया को एक तरीके से हरा दिया था, और बहुत सारा क्षेत्र हमारा लेने के बावजूद एक तरफा युद्ध पे विराम लगाया। ठीक उसी तरह भारत ने भी एक तरफा युद्ध पे विराम लगाया, और आप कह सकते हो कि युद्ध की समाप्ति हुई तो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण, यानी कि उन्होंने हार मान ली, गिव अप कर दिया। इंडियन सोल्जर के सामने वो टिक नहीं पाए, जैसे कि पहले नहीं टिक पाते थे, और एक स्वतंत्र तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की आप कह सकते हो कि शुरुआत हुई, जो कि बांग्लादेश का निर्माण आप कह सकते हो बांग्लादेश बन के उभरा। और बांग्लादेश में भी संविधान का निर्माण हुआ, उसकी एक पहचान बनी, और बांग्लादेश एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश के रूप में आगे उभर कर आया। तो यह कुछ ऐसा सिलसिला रहा बांग्लादेश में लोकतंत्र का। लेकिन यह सिलसिला भी यहीं नहीं रुकता, आप देखोगे कि बांग्लादेश के अंदर भी ना सैन्य शासन हमें देखने को मिला है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी ना मिलिट्री जो रूलिंग पार्टी है वो भी हमें देखने को मिला। किस तरीके से कि 1975 में एक अमेंडमेंट किया गया था, किनके द्वारा,
शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, ठीक है, जो कि नेतृत्व संभाला था उन्होंने। तो बहरहाल 1975 में उन्होंने अमेंडमेंट में ये किया कि अपनी खुद की पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियों को उन्होंने आप कह सकते हो कि ठिकाने लगा दी, कि अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी। कह सकते हो कि वहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। तो अब जब समाप्त कर ही दिया तो ऑब्वियसली इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई थी। और आप कह सकते हो कि 1975 के अगस्त में ही सेना से जब आप कह सकते हो बगावत हुई, तो उन्होंने क्या किया कि नाटकीय तरीके से त्रासदी के तौर पे घटनाक्रम के आधार पे शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए थे। ये थोड़ा डीप कंटेंट है, अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे कैसे वो नाटकीय त्रासदी घटनाक्रम चला था। वो खैर एक अलग टॉपिक है, आउट ऑफ है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो अपने आप में एक बहुत डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है। तो इससे हुआ क्या कि नए सैन्य शासक, जो आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, ये जियाउर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, बीएनपी बनाई और 1989 में वह चुनावी रणनीति में विजय उन्हें हासिल भी हुई। लेकिन उनके बाद भी मतलब जब वो बने तो उनकी भी हत्या होगी। तो आप कह सकते हो कि एक के बाद एक वहां पे त्रासदी घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चलता रहा। और आगे देखोगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था एम इरशाद, उनके नेतृत्व में मतलब जब जियाउर रहमान की हत्या हुई तो उसके बाद वो सैन्य शासन तो कायम हुआ था जियाउर रहमान के नेतृत्व में, लेकिन दोबारा से फिर जनरल एम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक बार फिर से सैनिक बैक टू बैक शासन कायम हुआ। लेकिन आप जानते हो कि जब आज़ादी लोगों को मिल जाती है तो फिर उन्हें लोकतंत्र का स्वाद मिल चुका था। जिस तरीके से सोवियत संघ के विघटन से पहले हमने जाना था कि लोकतंत्र को आज़ादी का स्वाद मिल चुका था, तो बांग्लादेश की जनता ने भी सैन्य शासन के खिलाफ असंतोष किया और छात्रों ने भारी भरकम विरोध भी किया। ऐसी स्थिति में रिजल्ट ये निकला कि जो जनरल एम इरशाद थे वह रहे तो सही पार्टी के अंदर, लेकिन उन्होंने राजनीतिक छूट दे दी, यानी कि ढिलाई बरत दी जनता के लिए। और ये कह सकते हो कि 5 ईयर तक वो रहे निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन इनका जो विरोध था, मतलब ये जो विरोध सह रहे थे जनता का, ज्यादा समय तक नहीं सह पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी कि जनता के व्यापक विरोध के आगे इन्हें झुकना पड़ा। और जनरल इरशाद को भी 1990 में आफ्टर अ 5 ईयर अपना पद छोड़ देना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद 1991 में चुनाव के बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र आज तक कायम है। और जो प्रधानमंत्री है वो एक महिला है जिनका नाम है शेख हसीना, और वो काफी पॉपुलर है वहां की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। और ऊपर से वो एक तरफा इलेक्शन जीतती है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर सैन्य और लोकतंत्र शासन के ऊपर हमारी बातचीत। होप्स हो कि आपको दोनों ही चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। कंक्लूजन के तौर पर आप कह सकते हो कि दोनों ही देशों के अंदर एक का इतिहास 20 साल बाद शुरू होता है, 1947 से 70 तक तो वो पाकिस्तान का अंडर ही रहता है, लेकिन 70 के वॉर के बाद वो एक नया देश उभरता है। तो उसकी राजनीति के अंदर भी काफी उलटफेर रहा, लेकिन मुख्यतः तौर पे बांग्लादेश एज कंपेयर टू पाकिस्तान वो ज्यादा लोकतांत्रिक है। अगर आप बोलोगे दो तराजू के अंदर दोनों देशों को तोलोगे तो आप देखोगे कि बांग्लादेश का झुकाव ज्यादा होगा क्योंकि वो लोकतांत्रिक ज्यादा रहे, और पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन की वजह से आप कह सकते हो कि उसका झुकाव थोड़ा कम रहा है। लेकिन आज भी वहां पे दोनों जगह आप कह सकते हो दोनों जगह वहां पे सैन्य शासन की जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई पड़ी है। प्रेजेंट टाइम में दोनों देश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इमरान खान। तो इसलिए दक्षिण एशिया के अंदर इन दो देशों की राजनीति और उस राजनीति के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम एक एक करके दोनों ही मतलब माफ कीजिए एक एक करके हम सभी दक्षिण एशिया के देशों के बारे में जो जान रहे हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा मुख्यतः तौर पे हम नेपाल के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद श्रीलंका के बारे में, फिर भूटान और मालदीव के बारे में, फिर भारत के अन्य अपने पड़ोसी देशों के साथ संघर्षों के बारे में, संबंधों के बारे में, और उसी तरह सार्क और साफ्टा वाला जो टॉपिक होगा वो भी आपको इसी सीरीज में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट हमारा चाइना और अमेरिका का दक्षिण एशिया में इंटरेस्ट को लेकर बात की जाएगी, और उसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे आज 23
कह सकते हो कि आज डेट हो चुकी है, तो इस मंथ के एंड तक आपका ये लेसन तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वैश्वीकरण वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जनवरी एंड तक हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट। ठीक है, तो बस आप अपना लव एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा और मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतः तौर पे नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ बातचीत। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है लाइव क्लासेस लेने में तो वो जरूर ले सकता है। क्विक प्रेप की ऐप पर विजिट करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डाउनलोड कर रखी है तो अगर आपको सामने ही स्टोर ऑप्शन में दिख जाएगा कि ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स रनिंग में चल रहा है, उधर ये वाला लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। लाइव क्लासेस के बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी मर्जी बात देखो, ऑफलाइन डाउनलोड का भी आपके लिए ऑप्शन है वहां पर। जिस टाइम भी आप कोर्स को लेते हो उस टाइम आपको सारी वीडियो एक्सेस मिल जाएगी, अभी लॉक में दिखेगी। वहां पे टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए और वहां पे पीडीएफ नोट्स भी टाइम टू टाइम आपको मिल जाते हैं। डाउट क्लासेस भी आपकी कंडक्ट करवाई जाती है और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मात्र 699 जो कि 100 रुपए ऑफ के साथ है, जिसमें स्पेशल ऑफर का एक कूपन यूज करना पड़ेगा NY18 वाला, वहीं आपको शो हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली नहीं पे कर सकता तो उसके लिए EMI वाले ऑप्शन भी है, जिसमें पर मंथ आपको 274 पे करना होगा। उसके अंदर आप इजीली उसमें जा सकते हो, एक ट्यूशन फीस से भी आपका कम है। और वीक के अंदर 5 डेज क्लास होती है और जो 7th डे होता है वो आपका टेस्ट का होता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास और संडे को टेस्ट, सैटरडे ऑफ। आपकी प्रिपरेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो बाकी जानकारी और ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये था आज की इस क्लास में। हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिएगा और साथ ही ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, आप कनेक्ट हो सकते हैं कहीं पर भी बातचीत करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो बाकी हम मिलेंगे अपने पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।